वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 19 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा, जिससे आगे आने वाले जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उन सभी को करके आ पाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस वहीं पे मिलते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, तो सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं। तो इसलिए लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं 19 जुलाई करंट अफेयर्स। पहले बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन करें तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए भी आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 19 जुलाई करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन वांट्स टू बी द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल रीजन इन द वर्ल्ड बाय 2050। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन एक पहला रीजन है जो चाह रहा है कि कार्बन न्यूट्रल होना पूरी दुनिया में 2050 तक। तो इट ब्रॉट आउट द यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील। तो एक यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील आई है जुलाई 2021 में, टू फोकस ऑन अ न्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी दैट एम्स टू ट्रांसफॉर्म द यूरोपियन यूनियन सोसाइटी इनटू अ फेयर एंड वेल्दी वन विद अ मॉडर्न रिसोर्स एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। अब देखिए यूरोप बार बार ट्राई करता है कि वो फेयर रहे लेकिन वेल्दी भी रहे, बशर्ते कि अब वो मॉडर्न जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, रिसोर्स एफिशिएंसी है और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, उसको बना के चलने की बात कर रहा है। फिर वो लेके आया है एक CBAM लेके आया है जो कि एक कार्बन प्राइसिंग सिस्टम है। टू अटेन कार्बन न्यूट्रलिटी को अटेन करने के लिए यूरोपियन यूनियन हैज़ सेट फोर्थ इमीडिएट टारगेट्स। देखिए कार्बन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है। कार्बन न्यूट्रलिटी, हालांकि मैं पहले भी करंट अफेयर्स जब कवर करवाते रहा हूँ तब आपको समझाता रहा हूँ, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि हम कार्बन, ऐसा नहीं है कि हम उत्सर्जन कार्बन का बिल्कुल नहीं करेंगे, कार्बन एमिशंस होंगे, लेकिन कार्बन एमिशन होने के साथ साथ हम कुछ ऐसे तरीके भी अपनाएंगे जिससे उन कार्बन को वापस से ज़मीन के अंदर या वापस से प्लांट्स के अंदर चला जाना चाहिए। या तो हम ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करेंगे या फिर हम दूसरे तरीके निकाल लेंगे, जैसे एक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज आता है कि कार्बन को कैप्चर करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे डीप माइंस में। तो कुछ भी तरीके अपनाएंगे, लेकिन जितना कार्बन निकल रहा है, उत्सर्जन कर रहे हैं, उतना ही कार्बन वापस चला जाना चाहिए ज़मीन के अंदर। तो ये होता है कार्बन न्यूट्रलिटी। So to attain carbon neutrality, the European Union has set forth immediate targets and has brought out the Fit for 55 package, a communication of its 2030 climate targets। तो एक Fit for 55 पैकेज लेके आया है यूरोपियन यूनियन, किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। अ प्रोविजन इन द पॉलिसी प्लान इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो CBAM लेके आया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये कार्बन प्राइसिंग सिस्टम है, प्रपोज किया गया है फॉर इम्पोर्ट्स इनटू द यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन के इम्पोर्ट्स के लिए इसको कहा गया है, जब यूरोपियन यूनियन में किसी भी चीज़ को हमें इंपोर्ट करना होगा। द CBAM सजेस्ट टैक्सिंग द इम्पोर्टेड गुड्स बेस्ड डिफरेंस बिटवीन कार्बन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड गुड्स। अब CBAM का क्या है, जो CBAM है यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, तो बॉर्डर पे एडजस्टमेंट किया जाएगा। बॉर्डर एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जब भी कोई सामान इंपोर्ट किया जाएगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, यानी कि वो इंपोर्ट होगा, कोई गुड्स इंपोर्ट होगा, तो ये देखा जाएगा कि उस गुड्स को बनाने में कितना कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, यानी कि क्या डिफरेंस रहा है, कार्बन जो यूज़ हुआ है उस, अगर उसको हम डोमेस्टिक में प्रोड्यूस करते हैं उस चीज़ को, और अगर हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं तब कितना कार्बन निकल रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा। मान लेते हैं कोई चीज़ इंडिया से इंपोर्ट की अगर यूरोपियन यूनियन ने, और ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया के अंदर उसके अंदर जो कार्बन उत्सर्जन है वो ज़्यादा होता और यूरोप के अंदर कार्बन उत्सर्जन कम होता, तो उसका जो डिफरेंस है वो देखा जाएगा और वहाँ पे बॉर्डर एडजस्टमेंट किया जाएगा। प्रपोज्ड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज ऑफ CBAM, जो कि 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इम्पोर्टर्स विल ओनली हैव टू रिपोर्ट एमिशंस एम्बेडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो अभी 1 जनवरी 2023 तक जो इम्पोर्टर्स हैं उनको ये बताना होगा कि जो भी वो सामान इंपोर्ट कर रहे हैं अभी उसको बनाने में, उसका प्रोडक्शन करने में कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। CBAM however will come completely into force from January 1, 2026। तो completely तो ये 2026 से आएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। एंड द मेजर विल सी अ ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ फ्री
EU ETS अलाउंस कवरेज ऑफ 10 परसेंटेज पॉइंट्स पर ईयर। इनिशियल फेज़ में 5 जो साइट हैं यानी कि कार्बन इंटेंसिव और ट्रेड एक्सपोज सेक्टर्स जो हैं, जैसे कि आयरन स्टील हो गया, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइजर्स हैं, इनको टैक्स किया जाएगा CBM के अंदर, यानी कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसके तहत सबसे पहले इनको टैक्स किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम CBM विल बी अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियंस बजट। तो जो यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो यूरोपियन यूनियन के बजट में जाएगा। द नेक्स्ट जनरेशन EU, जो कि एक रीसेंट इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज़। तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए एक रीसेंट इनिशिएटिव लाया गया है नेक्स्ट जनरेशन EU के नाम से। तो ये उन कंट्रीज़ को इनिशिएटिव है, ये उन कंट्रीज़ के लिए इनिशिएटिव है, उनको सपोर्ट मिलेगा जो कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा जिनकी इकोनॉमी अफेक्ट हुई है। कंट्रीज़ अपोजिंग द प्रपोज्ड रेवेन्यू यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म सजेस्ट दैट इफ़ CBAM इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इट शुड बी यूज फॉर क्लीनर टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर CBAM इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका कहना ये है तो इस पैसे को हम किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, क्लीनर टेक्नोलॉजी डेवलप में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे जो कि क्लीनर होंगी। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन शेयर अ हेल्दी ट्रेड रिलेशनशिप। यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि भारत जो है वो यूरोपियन यूनियन का 11वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो 2019-20 में अगर हम देखें तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है वो 63.8 बिलियन यूरोज़ का रहा है, करीब करीब 11% रहा है। टोटल भारतीय जितना भी भारत का ट्रेड होता है उसका 11% ट्रेड जो है भारत वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ ही करता है। इन गुड्स, वाइल अ टोटल ऑफ 1.9% ऑफ यूरोपियन यूनियंस टोटल ट्रेड इन गुड्स इन 2020 केम टू इंडिया। और जबकि यूरोपियन यूनियन का अगर टोटल ट्रेड माने तो उसका करीब करीब 2% ट्रेड जो है यूरोपियन यूनियन वो भारत से करता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 14% ऑफ इट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स टू द यूरोपियन यूनियन, यानी कि भारत जितने भी ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है, जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों में, 14% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का मतलब है अपने आप में अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज़। तो कंक्लूजन देखें अगर, द टारगेट टू फाइनलाइज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज़ बीन सेट फॉर 23-24। अब देखिए यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है, तो ये जो टारगेट है ये 2023-24 रखा गया है कि 2023-24 तक हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज कर देंगे। भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों के दोनों कमिटेड हैं टू क्लाइमेट चेंज एंड द रीसेंट प्रोग्रेस इन द इंडिया यूरोपियन यूनियन अलायंस ओपन्स rather than tax on exports to European Union as proposed in CBM, India and the European Union can cooperate better by investing in cleaner and greener technologies। अब देखिए राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये और आप अपने आंसर्स में ऐसे लिख सकते हैं कि जो भारत से यूरोपियन यूनियन में चीज़ें जाएंगी, जो एक्सपोर्ट होंगे, उन पे CBM के तहत जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स लगाने के बजाय अगर हम कॉपरेट करें बेटर वे में, चाहे इन्वेस्ट करें क्लीनर और ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़ में भारत के रूप में और हेल्प करें क्लीन अप प्रोडक्शन में भारत में, तो अगर हम इस चीज़ों में प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे तो दो देशों के बीच में जो समझ है, कोऑर्डिनेशन है, वो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कंपेरिजन टू भारत से जाने वाली चीज़ों पर टैक्स लगाने से। सच अ पार्टनरशिप विल इंश्योर दैट बोथ इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैव देयर एजेंडाज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी फुलफिल्ड, जो कि एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों एंटिटीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो पोर्टुगल गए थे टू टेक पार्ट इन द 2022 की जो UN ओशन कॉन्फ्रेंस रही है, जो कि पोर्चुगल में हुई है, लिस्बन उसकी राजधानी है, 27 जून से 1 जुलाई के बीच में हुई थी। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी किस थीम पे, स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14, स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस। तो ये पूरी कॉन्फ्रेंस का नाम था जो कि वहाँ पे हुई थी। इंडिया हैज़ वेल इस्टेब्लिश्ड कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स विद द यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज। तो भारत का एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन है और पार्टनरशिप है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ के साथ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस फॉर ब्रिजिंग द मेथोडोलॉजी एंड डेटा गैप्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ने बहुत अच्छे से कोलैबोरेट किया है और पार्टनर कर रखा है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ के साथ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिससे कि वो जो मेथड्स हैं और डेटा गैप आ रहा है अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, उसमें हेल्प कर सके। और जो यूनाइटेड नेशंस ने डेकेड को लॉन्च किया है कि एक दशक है पूरा ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो 2021 से लेकर 2030 तक का जो दशक है वो यूनाइटेड नेशंस ने ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट किया है, जो कि फॉर क्लीन, हेल्दी, प्रोडक्टिव, सेफ एंड एक्सेसिबल ओशन की बात कर रहा है। इंडिया हैज़ टेकन अप सेवरल इनिशिएटिव प्रोग्राम्स। तो देखिए भारत ने कई सारे प्रोग्राम्स लिए हैं एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज
एंड डिपार्टमेंट्स टू प्रोटेक्ट द मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। तो कई सारी मिनिस्ट्रीज़ के तहत, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ हो, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के तहत हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि मरीन लाइफ को और कोस्टल इकोसिस्टम को, मैंग्रोव्स को और कोरल रीफ्स को बचाया जाना चाहिए। देयर आर 10 टारगेट्स इन गोल 14। अगर हम गोल 14 देखें, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 14th गोल है ओशन के लिए, उसमें 10 टारगेट्स हैं टू मेजर द हेल्थ एंड सर्विसेज ऑफ वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम्स। जो भी वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम है, चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो, ओशन हो, सीज हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी इकोसिस्टम है उनकी बात की जा रही है, विद एम्फेसिस ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो 11 इंडिकेटर्स हैं that have been identified at national level to measure and monitor the progress of these targets, and data is collected on a regular basis for 9 indicators। तो 11 इंडिकेटर्स में से 9 इंडिकेटर्स में रेगुलरली डेटा इकट्ठा किया जा रहा है बाय मॉनिटरिंग द हेल्थ कंडीशन ऑफ कोस्टल वाटर्स एंड मरीन इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट आता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है, और उसके तहत वापस से जो स्वच्छ सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस पाने के लिए अर्बन शहरों में, अर्बन इंडिया के अंदर वापस से किया जा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार अगर आपको ODF का स्टेटस मिल गया, ओपन डिफिकेशन फ्री का स्टेटस मिल गया, तो वो निरंतर बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ समय के बाद ओपन डिफिकेशन फ्री का जो स्टेटस है वो लेने के लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि हाँ, आप ओपन डिफिकेशन फ्री जो आपका शहर है, आपका गांव है, वो इसी परंपरा पे काम कर रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू, उसने लॉन्च किया है वापस से रिवाइज्ड स्वच्छ सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल, जिसके तहत ODF का सर्टिफिकेट मिलेगा, ODF प्लस का, ODF प्लस प्लस का, वाटर प्लस सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। तो यानी कि ये सब सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे किसी भी शहर को या किसी भी गांव को, डिपेंडिंग अपॉन दी ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस जो कि चलाया जा रहा है अर्बन इंडिया के लिए। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न सहारा अपने आप में एक देश है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका उपमहाद्वीप में। तो वहाँ पर अब बात की जा रही है कि जो वेस्टर्न सहारा जो देश है वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से अल्जीरिया का और स्पेन के जो टाइज़ हैं उनमें दिक्कतें आई हैं। तो अल्जीरिया ने अनाउंस किया है दैट इट वाज इमीडिएटली सस्पेंडिंग इट्स 20-year-old ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, गुड नेबरलीनेस एंड कोऑपरेशन विद स्पेन। तो अल्जीरिया ने कहा है कि जो 20 साल पुरानी ट्रीटी हुई थी, अच्छी दोस्ती की, गुड नेबरलीनेस की, यानी कि हम अच्छे पड़ोसी रहेंगे और कॉपरेट करेंगे दूसरे साथ, तो स्पेन और अल्जीरिया के जो रिलेशंस है वो ख़राब होते आ रहे हैं। द ब्लो टू द टाइज विच हैव प्रूव्ड म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज़ केम आफ्टर स्पेन डिसाइडेड टू शिफ्ट इस पोजिशन ऑन दी वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट। तो ब्लो जो है ये टाइज को क्यों आया है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे थे, चाहे वो अल्जीरिया हो चाहे वो स्पेन हो, केम आफ्टर स्पेन डिसाइडेड टू शिफ्ट दिस पोजीशन। अब स्पेन अपनी पोजीशन शिफ्ट करना चाह रहा है वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट पे। अभी अब वेस्टर्न सहारा की लोकेशन क्या है वो सब भी हम मैप्स के थ्रू देखेंगे, तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि वेस्टर्न सहारा का डिस्प्यूट क्या चल रहा है। 2002 में मैड्रिड यानी कि जो स्पेन की राजधानी है और अल्जायर्स जो कि अल्जीरिया की राजधानी है, हैड साइंड अ डील टू प्रमोट डायलॉग एंड कोऑपरेट ऑन पॉलिटिको इकोनॉमिक फाइनेंशियल एजुकेशन एंड डिफेंस इश्यूज़। तो चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, इकोनॉमिक इश्यूज़ हों, फाइनेंशियल हो, एजुकेशन हो या डिफेंस के इश्यूज़ हों, तो अल्जीरिया और स्पेन दोनों एक दूसरा डील करने के लिए रेडी थे। अब देखते हैं कि वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट क्या है। तो ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है 1884 में, जब स्पेन ने इस रीजन को कॉलोनाइज़ किया था, अपने कब्जे में लिया था। When Spain announced its withdrawal from Western Sahara in 1975, जब स्पेन ने अपना विड्रॉल करा वेस्टर्न सहारा से 1975 में, द रीजन डिसेंडेड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉरिटानिया, मोरक्को एंड द पोलिसारियो फ्रंट। अब देखिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे वेस्टर्न सहारा को फ्री किया गया, डीकोलोनाइज किया गया स्पेन द्वारा, उस टाइम पे 3 देशों के अंदर या 3 एंटिटीज़ के अंदर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ये युद्ध होने लगा या ये टसल होने लगी कि वेस्टर्न सहारा की जो टेरिटरी है किसके पास जाएगी। मॉरिटानिया अपना कब्जा जाना चाह रहा था उस पर, मोरक्को अपना चाह रहा था, और पोलिसारियो फ्रंट जो है वो अपना चाह रहा था, और विद ऑल 3 ट्राइंग टू कंट्रोल द रीजन। तो तीनों चाह रहे थे कि उस रीजन को कंट्रोल किया जाए। द पोलिसारियो फ्रंट डिक्लेयर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोहराबी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन वेस्टर्न सहारा ऑन द वेरी डे स्पेन लेफ्ट। तो जिस दिन स्पेन ने उसको छोड़ा उसी दिन सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वेस्टर्न सहारा में बनाने की बात की गई पोलिसारियो फ्रंट के द्वारा। हावेवर द SADR डिड नॉट गेट वेस्टर्न रिकग्निशन। अब देखिए जो ये सोहराबी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया था वेस्टर्न सहारा में, इसको जो वेस्टर्न रिकग्निशन है, यानी कि चाहे वो USA हो, यूनाइटेड नेशंस हो या फिर जो वेस्टर्न यूरोप के जो देश हैं उनके द्वारा रिकग्निशन नहीं मिल पाया, डिस्पाइट गोइंग ऑन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। हालांकि ये SADR जो है ये अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसको जो है
जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उन्होंने बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं दिया। The matter then came up before the International Court of Justice in 1975 and the court decided neither Morocco nor Mauritania could claim sovereignty over Western Sahara। तो उसके बाद जब ICJ में केस गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसका हेडक्वार्टर आपको द हेग नीदरलैंड्स में मिलेगा, तो उस टाइम पे जो कोर्ट थी उसने ये कहा कि ना तो मोरक्को ना ही मोरिताना इसके ऊपर कब्जा जता सकता है वेस्टर्न सहारा के ऊपर। द आईसीजे कॉल्ड फॉर डीकोलोनाइजेशन ऑफ द रीजन। तो आईसीजे ने कहा कि इस रीजन का प्रॉपर डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए। नॉट विद स्टैंडिंग द आईसीजे's डिसीजन द मोरक्कन सुल्तान बिगन द ग्रीन मार्च। तो उस टाइम पे जो मोरक्को के सुल्तान थे उन्होंने ग्रीन मार्च स्टार्ट किया टुवर्ड्स वेस्टर्न सहारा, कोजिंग एन इन्फ्लक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोरक्कन्स इन द रीजन, जिसकी वजह से हज़ारों मोरक्कन्स जो हैं वो इस रीजन में एंटर कर गए। तो अब देखें ज़रा मैप्स के थ्रू देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये रीजन है, ये मोरिताना का रीजन है, यहाँ पे ऊपर मोरक्को है और ये अल्जीरिया है। तो उसके बाद अब ये जो कंट्री का आप देखेंगे ऊपर वाली फिगर, इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये जो येलो वाला हिस्सा है, ये जो येलो वाला हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो मोरक्को ने कंट्रोल कर रखा है, और ये वाला जो हिस्सा है डार्क ऑरेंज वाला, ये पोलिसारियो जो है उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो अब देखें यहाँ पे ऊपर अगर आप देखे इसको थोड़ा जूम करें अगर हम, तो ये वाला एरिया हमने देख ही लिया है कि ये एरिया वो है जो पोलिसारियो ने कंट्रोल कर रखा है, और ये वाला सारा एरिया ऐसा है जो मोरक्को ने कंट्रोल कर रखा है, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे अगर हम ये देखें कि किस तरह से एनेक्सेशन हुआ वेस्टर्न सहारा का 1982 से लेकर 1987 तक, तो मोरक्को जो है जब मोरक्को का जो सुल्तान था वो जो उसने जैसे ही इसमें इन्वेड किया तो धीरे धीरे सारा रीजन जो है मोरक्को के अंडर आ जाता है। तो चाहे वो जनवरी 1985 में, 1984 में आप देख सकते हैं कि 82 में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, 82 के अंदर, जून 82 के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर मई 1884 में ये कवर हो जाता है, जनवरी 1985 में यहाँ हो जाता है, फिर जनवरी 1984, सितंबर 1985 और अप्रैल 1987 तक आते आते ये जितना भी एरिया है ये सारा मोरक्को के अंडर चला जाता है। द पोलिसारियो फ्रंट केप्ट फाइटिंग बोथ मोरक्को एंड मोरिताना। जो पोलिसारियो फ्रंट था ये दोनों से लड़ रहा था, चाहे वो मोरक्को हो चाहे मोरिताना हो। द फ्रंट सीज्ड अ सीज फायर The front signed a ceasefire with Mauritania in 1979. Fighting with Morocco continued and finally ended when both Morocco and the Polisario Front agreed to a UN proposed peace deal। अब देखिए उसने मोरिताना को तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हरा दिया या सीज फायर हो गया उनके साथ 1979 में, लेकिन मोरक्को के जो सुल्तान थे वो लगातार उसके अंदर कब्जा करते जा रहे थे। तो पोलिसारियो के बीच में और जो पोलिसारियो फ्रंट है और उसके बीच में और मोरक्को के बीच में एक UN प्रपोज्ड पीस डील साइन होती है। उसी के बाद वहाँ पर थोड़ी सी शांति बनती है। पोस्ट दिस 1991 एग्रीमेंट मोरक्को कंट्रोल अबाउट 80%। अब 1991 के एग्रीमेंट के बाद मोरक्को के पास 80% कंट्रोल है वेस्टर्न सहारा का, और जबकि पोलिसारियो फ्रंट जो है उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है ईस्टर्न फ्लैंक जो है, ईस्टर्न साइड जो है वो वहाँ पे है। एंड फ्रॉम रेफ्यूजी कैंप्स इन अल्जीरिया, और कुछ जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं अल्जीरिया के वो भी उसके अंदर ही हैं। तो अब इस तरह से है कि जो वेस्टर्न सहारा जो देश है वो प्रॉपरली देश, वेस्टर्न सहारा अपने आप में कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना होकर अभी भी बहुत सारी टेरिटरी ऐसी है उसकी जो मोरक्को के अंडर है, मोरक्को के अंडर कवर होती है। नेक्स्ट आता है कैलिनिनग्रैड के ऊपर। अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से जो कैलिनिनग्रैड है ये वापस से न्यूज़ में है, फोकस में आता है। तो मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि कैलिनिनग्रैड की लोकेशन क्या है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके ऊपर से सवाल कैसे बन सकते हैं। तो एज द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रेजेस ऑन द स्पॉटलाइट इज़ ऑन कैलिनिनग्रैड, जो कि रशिया का वेस्टर्न मोस्ट रीजन है। ये जो रीजन है इस एट द सेंटर ऑफ अ रो आफ्टर लिथुआनिया। लिथुआनिया ने ये डिसाइड किया था कि वो सभी गुड्स को बैन कर देगा यूरोपियन यूनियन सैंक्शन से, कि भाई वो जितने भी सामान हैं वो कैलिनिनग्रैड से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते। रशिया वांट्स द बैन लिमिटेड। रशिया ने कहा है कि ये बैन लिमिटेड होना चाहिए। तो लोकेशन देखें अगर इसकी, तो एज रशियाज़ वेस्टर्न मोस्ट फेडरल एंटिटी जो कैलिनिनग्रैड ओब्लास्ट है वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसके अंदर करीब करीब 10 लाख लोग रहते हैं। तो रशिया जो है ऐसे ऐसे करके 85 ओब्लास्ट में डिवाइडेड है, या 85 राज्य हैं। जैसे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से रशिया के अंदर 85 राज्य हैं। इट इज़ सिचुएटेड ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेनलैंड रशिया एंड शेयर्स नो बॉर्डर्स विद इट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कैलिनिनग्रैड है वो 85 ओब्लास्ट में से या 85 स्टेट में से एक स्टेट है, पहली बात तो रशिया की, और वो 300 किलोमीटर दूर है मेनलैंड रशिया से, और असली रशिया से यानी कि जो पूरा मेनलैंड रशिया है उससे वो कहीं पे भी बॉर्डर टच नहीं करता है। तो अगर हम देखें तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कैलिनिनग्रैड है, यहाँ पर बाल्टिक सी से लगता है, ये रशिया की टेरिटरी है,
और ये लिथुआनिया को टच करता है और इधर से पोलैंड को टच करता है। तो लिथुआनिया और पोलैंड के बीचों बीच है या बीच में फंसा हुआ है, सैंडविच्ड है उन दोनों के बीच में कैलिनिंग्रैड, जो कि रशिया का हिस्सा है। और समुद्र के रास्ते अगर देखें तो ये बाल्टिक सी से मिलता है। तो बाकी यहाँ पे रशिया को देखो समुद्र मिलता है, तो रशिया जो है अगर कैलिनिंग्रैड से डायरेक्ट एक्सेस चाहे, वैसे तो रशिया एक्सेस बेलारूस के थ्रू होते हुए और पोलैंड के थ्रू होते हुए भी जा सकता है, बाकी वो समुद्र से चाहे तो समुद्र के थ्रू भी जा सकता है। तो आपको सवाल ये पूछा जा सकता है कि कैलिनिंग्रैड जो है वो किस ओशन एंटिटी को या किस वाटर बॉडी को टच करता है, तो वो बाल्टिक सी को टच करता है। इस मैप से आपको ये समझ में आना चाहिए। और वापस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप दूसरे मैप में देखेंगे तो इसमें भी देख सकते हैं कि ये रशिया है, ये लाटविया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, ये पोलैंड और ये कैलिनिंग्रैड है। तो कैलिनिंग्रैड जो है वो लिथुआनिया और पोलैंड के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है और किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन कैलिनिंग्रैड्स हिस्ट्री। दो पोट्सडैम एग्रीमेंट साइन हुआ अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ और फॉर्मर सोवियत यूनियन के साथ 1945 में। इसमें कैलिनिंग्रैड को, जिसका नाम उस टाइम पे कॉनिग्सबर्ग हुआ करता था, वो रशिया को दे दिया गया। दिस वॉज डन एज द सोवियत यूनियन अंडर स्टालिन हैज़ ऑलरेडी टेकन कंट्रोल ऑफ द ईस्ट प्रशियन टेरिटरी ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक लोकेशन। और इसकी जो बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक लोकेशन थी, इसके वजह से उस टाइम पे जो जोसेफ स्टालिन थे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उन्होंने इस टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसके वजह से जब एक एग्रीमेंट साइन होता है, पोट्सडैम एग्रीमेंट, तो उस टाइम पे ये जो टेरिटरी है वो रशिया को दे दी जाती है। अगर हम सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप देखें यहाँ का, तो लेफ्ट इन रूइंस आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड सीज बाय द रेड आर्मी इन अप्रैल 1945, कैलिनिंग्रैड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द लैंड ऑफ द ट्यूटोनिक नाइट्स टू एन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर। तो धीरे धीरे यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैम्बर बन जाता है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब बन जाता है, चाहे वो ल्यूमरिंग हो यानी कि लकड़ी के लिए हो, पेपर मेकिंग हो और फिशिंग हो, तो ये सभी काम बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया विथ क्लोज टू नो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की, यहाँ पे कोई भी लगभग इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, बहुत ही ईजिली यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकते हैं। एंड रिड्यूस्ड टैक्सेस to facilitate the growth of the economy has been set up in Kaliningrad. Back in 1947 जर्मन पॉपुलेशन जो थी कैलिनिंग्रैड को, उसको वहाँ से भगा दिया गया। पहले जर्मनी की भी थोड़ी सी पॉपुलेशन वहाँ पे रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे रशियंस ने वहाँ पे जितने भी जर्मन्स थे उन सबको वहाँ से हटा दिया, जिससे कि वो प्रॉपर रशियन टेरिटरी बन सके। नेक्स्ट आता है द सिटी स्टिल रिमेन्स बिट्स ऑफ जर्मन पास्ट, लेकिन उसका थोड़ा बहुत अभी भी जर्मन पास्ट के जो रिमेन्स हैं वो वहाँ पे आपको दिख जाते हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर के थ्रू हो एंड लैंडमार्क सच एज द ग्रेव ऑफ फिलोसफर इमैनुअल कांट। और वहाँ पे इमैनुअल कांट जो एक फिलोसफर रहे हैं, उनकी ग्रेव भी आपको कैलिनिंग्रैड की जो टेरिटरी है वहीं पर मिलेगी। नेक्स्ट आता है GS3 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, टेकिंग स्टॉक ऑफ 5 ईयर्स ऑफ GST। 1 जुलाई 2017 से GST को इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे भारतवर्ष में, और उसके बाद से 1 जुलाई 2022 को GST को इम्प्लीमेंट हुए 5 वर्ष हो गए हैं। तो इन 5 वर्षों में क्या हुआ है GST में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द 12 मंथ्स प्रीसीडिंग GST इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम 2017 से 12 महीने पहले देखें, यानी 2016 की बात कर रहे हैं, द CPI इंडेक्स इन्फ्लेशन वाज 3.66%, यानी कि उस टाइम पे जो CPI इन्फ्लेशन था वो 3.66% रहा 2016 के अंदर। वाइल इट इंक्रीज्ड टू 4.24 पोस्ट GST इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, जबकि अगले 12 महीने में अगर हम देखें तो ये बढ़कर 4.24% हो गया। यानी कि GST से 1 साल पहले, GST इम्प्लीमेंटेशन से 1 साल पहले जो महंगाई दर 3.66% था, वो महंगाई दर बढ़कर 4.24% हो गया। राइटर का कहना यहाँ पे ये है कि जहाँ जहाँ पर भी GST इम्प्लीमेंट हुआ है, वहाँ वहाँ पर शुरू में देखा गया है कि महंगाई बढ़ी ही है। हाउएवर इंडिया इज़ नॉट अलोन इन विटनेसिंग हायर इन्फ्लेशन, एक सिमिलर पैटर्न ही देखा गया था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, जहाँ पर भी GST को इम्प्लीमेंट किया गया। एन ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन स्टडी ने ये शो किया है कि GST जब भी लगाया जाता है तब शुरुआत में इन्फ्लेशन बढ़ता ही बढ़ता है। बेस्ड ऑन द एक्चुअल इन्फ्लेशन नंबर्स वन कैन कंक्लूड दैट GST हैड एन इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो हम ये देख सकते हैं कि GST का भारत में एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि GST इम्प्लीमेंट करने से महंगाई बढ़ी ही है। तो अगर मैकेनिज्म समझें तो इन थियोरी इम्प्लीमेंटिंग GST शुड नॉट लीड टू अ चेंज इन ओवरऑल इन्फ्लेशन। अगर थ्योरी वाइज देखा जाए, प्रैक्टिकली ना देखें, असली दुनिया की जो चीज़ें हो रही हैं वो ना देख के थ्योरी में देखें, तो GST इम्प्लीमेंट करने से वैसे तो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी या कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए था। द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इज़ कैलकुलेटेड सो दैट इट वुड नॉट कोज हायर इन्फ्लेशन, यानी कि हमें रेवेन्यू न्यूट्रल रेट हम कैलकुलेट करेंगे जिसके वजह से इन्फ्लेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट रेवेन्यू न्यूट्रलिटी डज नॉट मीन दैट प्राइसेस वुड नॉट गो अप और डाउन इन द इकोनॉमी। लेकिन कहना यह है कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों के जो दाम हैं वो ऊपर नीचे नहीं जाएंगे किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। दिस इज़ बिकॉज द वेट ऑफ गुड्स
इन द कंजम्पशन बास्केट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस आर नॉट द सेम। क्योंकि कहना ये है राइटर का कि जो वेट ऑफ गुड्स हैं, सामान का जो वेट है, चीज़ों का जो वेट है, वज़न है कंजम्पशन बास्केट के अंदर, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इनडायरेक्ट टैक्स में यानी कि जीएसटी कलेक्शन में, वो सेम नहीं है। जैसे कि फूड और ड्रिंक्स की बात करें जो अपने आप में 46% है सीपीआई इंडेक्स का, रेंट और क्लोथिंग जो है, जो कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट है सीपीआई बास्केट की, उनको या तो टैक्स किया ही नहीं जाता है या उनको बहुत कम रेट पे टैक्स किया जाता है। तो ये राइटर का कहना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आरबीआई ने एक स्टॉप लगा दिया है टू क्रेडिट लाइंस ऑन नॉन बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो नॉन बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले वो लोगों को उधार दे रहे थे, क्रेडिट दे रहे थे, तो आरबीआई ने कहा है कि आप ऐसे क्रेडिट या ऐसे उधार नहीं दे सकते। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है एक नोटिफिकेशन डिस अलाउइंग नॉन बैंक प्रीपेड वॉलेट्स की, जो नॉन बैंक हैं यानी कि बैंक से उनका रिलेशन नहीं है, और प्रीपेड वॉलेट्स हैं और प्रीपेड कार्ड्स हैं कि आप क्रेडिट लाइंस नहीं दे सकते। प्रीसेट बोरोइंग लिमिट्स यानी कि इसमें ये कह दिया जाता है कि बोरोइंग लिमिट्स दे दी जाती है पहली, कि मान लेते हैं कि से एक फ़ीचर आते हैं फ्लिपकार्ट पे भी, अमेज़न पे भी, अगर आजकल शॉपिंग करते हैं तो एक फ़ीचर आता है कि बाय नाउ एंड पे लेटर का जो ऑप्शन आता है कि अभी आप खरीद सकते हैं और कुछ टाइम बाद आप पे कर दें, विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ। तो ये जो क्रेडिट लाइन आप दे रहे हैं कि पे लेटर वाली, उसको आरबीआई ने कहा है कि वो नॉन बैंक फाइनेंशियल एंटिटीज़ जो हैं वो उसको नहीं दे सकती हैं। दिस कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ अ बूम इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्रेडिट कार्ड्स हैं, और बाय नाउ पे लेटर वॉलेट्स जो हैं, कि जो वॉलेट्स ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि भाई बाय नाउ पे लेटर, कि आप अभी बाय कर लीजिए लेकिन पे बाद में कर दीजिएगा, तो उसको मना किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई ने क्या क्या कहा है अपने नोटिफिकेशन में, द बैंकिंग रेगुलेटर यानी कि आरबीआई हैज़ क्लैरिफाइड दैट इट्स मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स डज नॉट परमिट लोडिंग ऑफ पीपीआईज फ्रॉम क्रेडिट लाइंस, जो कि एक प्रैक्टिस कराई जा रही है, सेवरल फिनटेक जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो अपना रही हैं। दीज कंपनीज टिपिकली टाई अप विद बैंक और एनबीएफसी एंड ऑफर क्रेडिट लाइंस इनटू देयर प्रीपेड वॉलेट्स। तो ये जो कंपनीज हैं ये टाई अप कर लेती हैं किसी बैंक के साथ या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ और क्रेडिट लाइंस दे रही हैं लोगों को। तो पीपीआईज क्या हैं, यानी कि अगर हम देखें तो आरबीआई डिफाइन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, अगर उसकी बात करें तो ये वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट फैसिलिटेट द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रेमिटांसेस अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड विद इन और ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो कोई जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो क्या चीज़ है जिसमें आप कुछ सामान खरीद सकते हो उस वैल्यू से जो उस इंस्ट्रूमेंट में स्टोर होगी। पीपीआईज आर इन द फॉर्म ऑफ, देखिए पीपीआई किसके रूप में हो सकते हैं, ये पेमेंट वॉलेट के रूप में हो सकता है, स्मार्ट कार्ड हो सकता है, मोबाइल वॉलेट हो सकता है, मैग्नेटिक चिप है, वाउचर है, किसी भी रूप में हो सकता है। एज़ पर द रेगुलेशंस बैंक्स एंड एनबीएफसीज कैन इशू पीपीआईज। तो जो बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो सभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोवाइड कर सकती हैं। और क्रेडिट लाइन क्या होता है, क्रेडिट लाइन जो है एक प्रीसेट बोरोइंग लिमिट है, यानी कि पहले से ही हमने सेट कर रखा है और एक ऐसी उधार लेने की लिमिट है दैट अलाउज एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस एक्सेस टू क्रेडिट एट एनी टाइम, कि वो एक इंडिविजुअल को, किसी एक पर्सन को या किसी बिजनेस को प्रोवाइड कर सकता है एक्सेस, कि आप जो उधार है, जो क्रेडिट है वो आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं एज पर नीड। इट कैन बी टैप्ड इनटू बाय द कस्टमर टिल द लिमिट ऑफर्ड इज नॉट एक्सीडेड। It is like a flexible loan as against a lump sum loan where a fixed amount is borrowed. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है नेक्स्ट इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से कि फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, यानी कि जंगलों में आग लग रही है। तो व्हाट कॉजिंग द रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स एंड डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स इन यूरोप सो अर्ली दिस समर। तो इस समर में जो वाइल्ड फायर्स आ रही हैं यूरोप के अंदर, जो आग लग रही हैं अलग अलग देशों के अंदर जंगलों में, वो क्यों हो रही हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है वो देखते हैं। तो स्पेन हुआ, चाहे जर्मनी है, चाहे ग्रीस है, हैव बीन फेसिंग द वर्स्ट ऑफ यूरोप्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट वेव दैट हैज़ सीन टेम्परेचर्स राइजिंग टू रिकॉर्ड हाई। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो फॉरेस्ट कैसे फायर को कैच करता है वो देखते हैं। अ वाइल्ड फायर इज़ अ मेजर फायर दैट ब्रेक्स आउट अनप्रिडिक्टेबली इन कम्बस्टिबल इन्वायरमेंट्स। तो एक वाइल्ड फायर जो है मतलब कम्बस्टिबल इन्वायरमेंट होता है कि वहाँ पे आग लग सकती है, जैसे कि मान लीजिए जंगल बिल्कुल सूख चुका है, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, या अनकंट्रोलेबली वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया ऐसा है कि और बहुत लंबे समय तक अगर वो जलता चला गया तो वहाँ पे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। अ फॉरेस्ट फायर कैन बी ट्रिगर्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स। ये कई सारे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि बहुत लंबे समय तक वहाँ पे गर्मी पड़ती रही, सच एज प्रोलॉन्ग्ड हॉट ड्राई वेदर सीजन रहा, या लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो गई, मान लेते हैं बिजली गिर गई वहाँ पे, या ह्यूमन केयरलेसनेस, इंसान की गलती की वजह से कोई वहाँ पे कुछ कर रहा था, सिगरेट पी रहा था फॉर एग्जांपल, अगर उसने वहाँ पे अपनी जो माचिस थी, जो मैच स्टिक थी, अगर वो उसने वहाँ पे डाल दी सूखे पत्तों पे, तो वहाँ पे ईजिली आग लग जाएगी। वाइल्ड फायर को, यानी कि जंगल में आग लगने को या कभी भी आग लगने को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आग को सक्सेसफुली चलना है तो। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं वो हम समझें। तो वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं, वो एक तो चीज़ होती है उसमें ऑक्सीजन,
एक होता है फ्यूल और एक होती है हीट। यानी कि अगर वहाँ पे फ्यूल मिलता रहे, यानी कि तेल, और जो वहाँ पे फ्यूल है, यहाँ पे जो ईंधन है, अगर आग को वो मिलता रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे और गर्माई यानी कि हीट मिलती रहे जिसकी वजह से आग लग रही है, ये तीनों चीज़ मिलती रहेगी तो आग लगती रहेगी। और इन तीनों चीज़ों में से अगर हम एक भी चीज़ ऐसी है जिसकी क्वांटिटी हम हटा दें, इन तीनों में से अगर आप एक भी चीज़ को हटा देंगे तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। या तो वहाँ पे आप ऑक्सीजन ख़त्म कर दें, या वहाँ पे आप फ्यूल ख़त्म कर दें, या वहाँ पे आप हीट ख़त्म कर दें। तो इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्प्रेड एंड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स इज रिमूव्ड। मान लेते हैं कि जब तक पेट्रोल तब तक चलता रहेगा जब तक वहाँ पेट्रोल होगा। अगर पेट्रोल की क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी तो पेट्रोल जलना बंद कर देता है। लाइक वाइज अगर जैसे आपने देखा होगा, जब भी हमें आग बुझानी होती है तो कुछ धुआं से छोड़ते हैं, यानी कि वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से जो धुआं निकलता है वो अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करा कि आसपास जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया। जब ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हुई और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई आ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ पे जो आग लग रही थी वो बुझ जाएगी। तो तीनों में से कुछ भी अगर आपने एक चीज़ ख़त्म कर दी तो ऑटोमेटिकली आग जो है वहाँ पे बुझ जाएगी। तो वन ऑफ द रीजन्स वाइल्ड फायर्स कॉज इमेंस डिस्ट्रक्शन इज़ द स्पीड ऑफ देयर स्प्रेड। तो उनके फैलने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो बहुत तेज़ होती है, विच डिपेंड्स ऑन द वेदर, विंड्स, फ्यूल एंड टोपोग्राफी। तो वेदर के हिसाब से, विंड के हिसाब से, फ्यूल के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर्स एंड ड्रॉट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स। तो अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहा है, सूखा पड़ा है, तो उसकी वजह से चाहे वो कैलिफोर्निया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राज़ील हो, सदर्न यूरोप हो, सब जगह पे बहुत ज़्यादा आग लग रही है। स्लोप्स स्पेशली दोज दैट फेस द सन एंड रिटेन मोर हीट आर मोर प्रोन टू कैचिंग फायर। सिंपल सी बात है, जो भी स्लोप पहाड़ का या जंगलों का सूरज की तरफ ज़्यादा होगा वहाँ पे इजीली आग लग जाएगी। तो क्या ये फायर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि येस, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। क्लाइमेट चेंज इज एस्टिमेटेड टू हैव मेड हीट वेव्स 5 to 10 times वर्स दैन दे वर अबाउट अ सेंचुरी अगो। तो 5 से 10 गुना ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से वाइल्ड फायर्स। ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक मैन मेड फिनोमिना है इज़ लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम हो रहे जा रहे हैं, जैसे कि हॉटर टेम्परेचर्स हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, फेमाइंस आ रहे हैं, बारिश हो रही है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्लड आ रहे हैं। जो पूरा जो नेचुरल वेदर साइकिल है वो पूरा का पूरा उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। यूरोप के जो अर्लीस्ट हीट वेव है दिस ईयर सेंड द मरकरी पास 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस भारत जैसे देश में आम बात है कि गर्मियों में ये तो होता ही होता है, हम तो 50 डिग्री की बात करने लगे हैं आजकल। लेकिन यूरोप जो कि टेम्परेट रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता, वहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर जाना अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। यूरोप के अंदर एसीज़ नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पे एसीज़ लाने पड़ रहे हैं। मई 2022 मार्क द हाईएस्ट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिकॉर्डेड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब अब जो कार्बन का लेवल है वो 420 ppm पहुंच गया है। पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो 280 ppm हुआ करता था। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को बहुत अच्छे से ट्रैप करता है, क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर हीट वेव्स, ड्रॉट्स एंड फायर्स। तो दैट्स ऑल। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स गाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इनको आई होप कि आपने कवर कर लिया होगा। आपको जो भी डाउट रहा है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको किस टॉपिक के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।